भाभी ने दी बासी रोटी तो देवर ने कर दी चपरासी की नौकरी। फिर उस गरीब औरत को पूरी तनख्वाह देकर ऐसी किस्मत पलटी कि पूरा शहर देखता रह गया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक और आज की यह कहानी उन सभी लोगों के लिए है जो यह सोचते हैं कि दुनिया में अच्छाई और कर्म का कोई मोल नहीं है। यह कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। मेरा नाम रमेश है। उस दिन सुबह खाना खाने के समय घर में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। मैं देख रहा था कि मेरी बूढ़ी माँ की प्लेट में सब्जी खत्म हो चुकी थी, जबकि उनके कांपते हुए हाथों में अभी भी एक सूखी रोटी बची हुई थी। वो अपनी धुंधली आंखों से इधर उधर देख रही थी, शायद इस उम्मीद में कि कोई उनके बिना कहे भी उनके दिल की बात समझ ले। मैं उनका बेटा था, उनके दिल का हर दर्द समझता था, मगर मैं विवश था, खामोश रहा, क्योंकि हमारे घर में मेरे बड़े भाई विपुल और भाभी सरिता के आगे मुंह खोलने की हिम्मत किसी में नहीं थी। तभी माँ ने बहुत हिम्मत जुटाकर डरते हुए आवाज में कहा, बहू जरा सी सब्जी और दे दो, सूखी रोटी नहीं निगली जा रही। माँ की यह बात सुनते ही भाभी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो बर्तन पटकते हुए कठोर आवाज में बोली, बस बस, आपकी ये नाटक नौटंकी मुझे नहीं देखनी। एक तो आपकी तबीयत पहले ही खराब रहती है, दवाइयों का खर्चा अलग, और ऊपर से आपको राजभोग चाहिए। जो मिल गया है चुपचाप खा लो, वरना वो भी छीन लूंगी। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने उम्मीद भरी नजरों से अपने बड़े भाई विपुल की तरफ देखा। वो घर के बड़े थे, कमाते थे। मुझे लगा आज तो वो अपनी पत्नी को डांटेंगे, मगर भाई तो अपनी थाली पर ऐसे झुके हुए थे जैसे उन्हें कुछ सुनाई ही न दिया है। वो अपनी पत्नी की जी हुजूरी में अपनी ही माँ को अपमान पी गए। माँ अपनी आंखों में आंसू लिए चुपचाप उठने लगी तो मेरे सब्र का बांध टूट गया। मेरा खून खौल उठा। मैंने तड़प कर कहा, भाभी, जब माँ सारा सारा दिन घर के काम करती है तब आपको उनकी बीमारी याद नहीं आती? अब वो दो निवाले खाना मांग रही है तो आपको क्या तकलीफ हो रही है? अगर माँ भूखी सो गई तो क्या आपको नींद आ जाएगी? मेरी बात सुनकर भाभी ने मुझे ऐसी नजरों से देखा जैसे मुझे कच्चा चबा जाएंगी। वो चिल्लाई, ओहो, बड़ा आया माँ का सगा बनने वाला। इस घर में मुफ्त की रोटियां तोड़ते शर्म नहीं आती? तुम्हारा भाई दिन रात कोल्हू के बैल की तरह खटता है और तुम एमबीए की डिग्री लेकर भी घर पर बैठे हो। पहले कुछ कमा कर लाओ, फिर ये बड़ी बड़ी बातें करना। न काम के, न काज के, दुश्मन अनाज के। ये ताने मेरे दिल पर किसी खंजर की तरह लगे। मैं बेरोजगार जरूर था, लेकिन निकम्मा नहीं। मैं नौकरी ढूंढ रहा था पर किस्मत साथ नहीं दे रही थी। लेकिन उस वक्त मुझे अपनी बेइज्जती की परवाह नहीं थी, मुझे परवाह थी तो बस मेरी माँ की भूख की। मैंने अपनी भरी हुई कटोरी उठाई और माँ के सामने रखते हुए कहा, माँ आप ये खा लो, मुझे भूख नहीं है। यह देखकर भाभी का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने झपट्टा मारा और वो कटोरी उठाकर फर्श पर दे मारी। सारी सब्जी, दाल, चावल जमीन पर बिखर गए। सन्नाटा पसर गया। भाभी चीखी, तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती? जब मैंने मना किया तो तुमने अपनी रईसी क्यों दिखाई? अब चाटो इस जमीन को। मेरी माँ की आंखों से आंसू बह निकले। मैं रोते हुए बोला, भाभी आप में इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं बची है। या ये अन्न है, देवता का अपमान कर रही हैं आप। शोर सुनकर भाई साहब खड़े हो गए। मुझे लगा वो भाभी को रोकेंगे, लेकिन उन्होंने जो कहा उसने मेरा कलेजा चीर दिया। भाई बोले, रमेश, अपनी भाभी से अभी माफी मांगो। तुम मेरे ही टुकड़ों पर पल रहे हो और मेरी ही पत्नी से जुबान लड़ाते हो। मैं सन्न रह गया। मैं बोला, भाई, जब भाभी माँ पर जुल्म कर रही थी तब आप गूंगे बहरे बने बैठे थे। आप इतने जोरू के गुलाम कैसे हो सकते हैं कि आपको अपनी जन्म देने वाली माँ का भी ख्याल नहीं? भाई का अहंकार जाग गया। उन्होंने आव देखा न ताव मेरे मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारा। गाल सुन्न पड़ गया। उन्होंने मेरी कॉलर पकड़ी और घसीटते हुए दरवाजे की तरफ ले गए। भाई ने कहा, मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया, निकल जाओ मेरे घर से। आज के बाद मुझे अपनी मनहूस शक्ल मत दिखाना। मैं हक्का बक्का खड़ा था। माँ दौड़कर बीच में आई और बोली, विपुल, ये क्या अनर्थ कर रहा है? ये तेरा छोटा भाई है। ये घर जितना तेरा है उतना ही इसका भी है। इसे मत निकाल। भाई ने माँ को भी धक्का दे दिया और निर्दयता से बोले, अच्छा, आपको अपने इस नकारा बेटे की इतनी ही चिंता है तो आप भी दफा हो जाइए इसके साथ। मुझे इस घर में अब सिर्फ शांति चाहिए। आप दोनों का बोझ मैं और नहीं उठा सकता। दोस्तों, उस दिन एक बेटे ने अपनी ही विधवा माँ और छोटे भाई को उस घर से निकाल दिया जिसे मेरे पिताजी ने अपने खून पसीने से बनाया था। हम सड़क पर आ गए। शाम ढल रही थी। मुझे अपनी परवाह नहीं थी। मैं फुटपाथ पर सो सकता था, लेकिन मेरी बीमार माँ। मैं बहुत घबरा गया। मैं बोला, माँ, आपको घर नहीं छोड़ना चाहिए था, मैं कहीं भी रह लेता, पर अब मैं आपको लेकर कहाँ भटकूं? माँ ने मेरे सिर पर हाथ रखा और रोते हुए बोली, बेटा, जहाँ मेरा स्वाभिमान नहीं वहाँ मेरा भगवान नहीं। जिस घर में मेरे एक बेटे को धक्के मारकर निकाला गया हो वहाँ मैं कैसे रह सकती हूँ? तू चिंता मत कर, मेरा रमेश मेरे साथ है, हम जी लेंगे। मैं माँ को लेकर अपने एक दोस्त सुमित के घर गया। मेरी जेब में फूटी कौड़ी नहीं थी। सुमित बहुत अच्छा इंसान था। हमने उसने हमें 2 दिन अपने घर रखा, लेकिन मैं जानता था कि वो भी अपने माता पिता पर आश्रित है। मैं उस पर बोझ नहीं बनना चाहता था। तीसरे दिन मैंने कसम खाई कि चाहे कुछ भी करना पड़े, मैं अपनी माँ को भूखा नहीं मरने दूंगा। मैं नौकरी की तलाश में निकल पड़ा। मैंने अपनी एमबीए की डिग्री की फाइल ली और हर दफ्तर के धक्के खाए। लेकिन कहते हैं ना, जब वक्त खराब हो तो ऊंट पर बैठे इंसान को भी कुत्ता काट लेता है। कहीं मंदी का बहाना, कहीं अनुभव की कमी। सुबह से शाम हो गई, मेरे पैरों में छाले पड़ गए थे। मैं थक हार कर सड़क किनारे बैठा था। तभी मेरी
मेरी नज़र एक बिजली के खंभे पर चिपके एक छोटे से इश्तिहार पर पड़ी। उस पर लिखा था, सिटी अस्पताल में चपरासी और सफाई कर्मचारी की जरूरत है, वेतन 3,000 रुपये और रहने के लिए एक छोटा कमरा मुफ्त। यह पढ़कर मेरा अहंकार, मेरी डिग्री, मेरी शिक्षा सब मेरे सामने आकर खड़े हो गए। मैंने खुद से कहा, रमेश तूने एमबीए किया है, क्या तू अब झाड़ू पोछा करेगा? क्या तू लोगों की जूठन साफ करेगा? मेरा मन विद्रोह कर रहा था, लेकिन तभी मेरी आंखों के सामने माँ का वो चेहरा आ गया जब वो सूखी रोटी को पानी के साथ निकल रही थी। माँ की भूख के आगे मेरी डिग्री सिर्फ कागज का एक टुकड़ा थी। मैंने अपनी आंखों से आंसू पोंछे और अस्पताल पहुंच गया। जब मैंने डॉक्टर को कहा कि मैं चपरासी की नौकरी के लिए आया हूँ, तो वो मुझे देखकर हैरान रह गए। मेरे कपड़े, मेरी भाषा, मेरा व्यक्तित्व सब बता रहा था कि मैं किसी अच्छे घर का हूँ। डॉक्टर ने मेरी फाइल देखी और चौंक गए। अरे, तुमने तो एमबीए किया है, गोल्ड मेडलिस्ट हो, तुम ये सफाई का काम क्यों करना चाहते हो? बेटा, ये काम अनपढ़ लोगों के लिए है। मेरी आंखों से आंसू छलक पड़े। मैंने हाथ जोड़कर कहा, डॉक्टर साहब, डिग्रियां भूख नहीं मिटाती, मुझे इस वक्त पैसों की सख्त जरूरत है। मेरी माँ मेरे साथ है और हमारे पास छत नहीं है। मुझे नौकरी दे दीजिए, मैं कोई भी काम कर लूंगा, प्लीज। मेरी मजबूरी देखकर डॉक्टर का दिल पसीज गया। उन्होंने मुझे नौकरी दे दी और अस्पताल के पीछे बना एक छोटा सा सर्वेंट क्वार्टर भी रहने को दे दिया। मैं माँ को लेकर उस छोटे से सीलन भरे कमरे में आ गया। माँ ने पूछा, बेटे ये कैसी जगह है, तुझे कैसी नौकरी मिली है? मैं माँ से नजरें नहीं मिला पा रहा था। मैंने झूठ बोल दिया, माँ मुझे एक ऑफिस में सुपरवाइजर का काम मिला है, ये उन्हीं का दिया हुआ क्वार्टर है। मैं माँ को यह नहीं बता सकता था कि उनका बेटा, जिस पर वो इतनी गर्व करती है, अब टॉयलेट साफ करता है। अगले 1 महीने तक मेरी यही दिनचर्या रही। मैं सुबह जल्दी उठता, अस्पताल जाता, पूरे दिन फर्श पर पोछा लगाता, मरीजों की गंदगियां साफ करता, डॉक्टर के लिए चाय लाता। कई बार मुझे मेरे पुराने कॉलेज के दोस्त मिल जाते तो मैं मुंह छिपाकर छुप जाता था। मेरा स्वाभिमान हर पल मरता था। लेकिन शाम को जब मैं माँ के लिए ताजी रोटियां लेकर घर पहुंचता, तो मुझे लगता है कि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत मुझे मिल गई है। डॉक्टर साहब मेरे काम से बहुत खुश थे। उन्होंने मेरी ईमानदारी देखी थी। महीना पूरा होने पर उन्होंने मुझे बुलाया और मेरी तनख्वाह के 3,000 रुपये दिए। साथ ही उन्होंने खुश होकर अपनी तरफ से 7,000 रुपये और दिए। कुल मिलाकर मेरे हाथ में 10,000 रुपये थे। मेरे पिता के गुजरने के बाद मैंने एक साथ इतने पैसे कभी नहीं देखे थे। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने सोचा, आज मैं माँ के लिए फल ले जाऊंगा, उनके लिए एक नई साड़ी खरीदूंगा और घर में राशन भर दूंगा। मैं खुशी खुशी अस्पताल से निकल रहा था, तभी गेट पर एक दिल दहला देने वाला दृश्य हुआ। एक बूढ़ी औरत जमीन पर बैठी अपना माथा पीट पीट कर रो रही थी। उसके कपड़े फटे हुए थे और वो हर आते जाते इंसान के पैर पकड़ रही थी। मैं उसके पास गया और पूछा, माँ जी, क्या हुआ, आप इतना रो क्यों रही हो? वो औरत मेरे पैरों में गिर पड़ी और गिड़गिड़ाते हुए बोली, बेटा, मेरे जवान बेटे का एक्सीडेंट हो गया है, वो अंदर आईसीयू से मौत से लड़ रहा है। डॉक्टर कह रहे हैं कि अगर अभी 10-12 हज़ार रुपये जमा नहीं किए तो वो ऑपरेशन नहीं करेंगे। मेरे पास कुछ नहीं है बेटा, मेरा बेटा मर जाएगा, भगवान के लिए मेरी मदद करो। उसकी आवाज़ में इतना दर्द था कि मेरा दिल बैठ गया। उसने कई लोगों से मदद मांगी, पर सबने उसे दुत्कार दिया था। वो हताश हो चुकी थी। मेरे हाथ मेरी जेब में गए, जहाँ मेरे पूरे महीने की खून पसीने की और मेरे आत्मसम्मान को कुचल कर कमाई गई तनख्वाह रखी थी। मेरे दिमाग में एक द्वंद्व चल रहा था। एक तरफ मेरी माँ थी जो घर पर मेरे और राशन के इंतजार में बैठी थी, दूसरी तरफ ये औरत थी जिसका बेटा चंद सांसों का मेहमान था। अगर मैं पैसे दे देता तो मेरी माँ फिर सूखी रोटी खाएगी, लेकिन अगर मैं पैसे नहीं देता तो इस माँ की गोद उजड़ जाएगी। एक पल के लिए मुझे लगा कि मैं वहां से भाग जाऊं, लेकिन मेरे संस्कारों ने मुझे रोक लिया। मैंने सोचा, मेरी माँ तो भूखी रह सकती है, पर इस माँ का बेटा मर गया तो वो कभी वापस नहीं आएगा। मैंने कांपते हाथों से जेब से वो पूरे 10,000 रुपये निकाले और उस औरत की हथेली पर रख दिए। मैं बोला, माँ जी आप रोइए मत, ये लीजिए पैसे और जाकर अपने बेटे का इलाज करवाइए, भगवान आपके बेटे की रक्षा करेगा। वो औरत सन्न रह गई, उससे विश्वास नहीं हो रहा था। वो मेरे पैरों को चूमने लगी। बेटा, तू इंसान नहीं, तू तो फरिश्ता है, भगवान तुझे राजा बनाएगा, तुझे दुनिया की हर खुशी देगा, तूने मेरी उजड़ती दुनिया बसा दी। मैंने उसे उठाया और वहां से चल दिया, लेकिन अभी भी पैसे कम पड़ सकते थे। मैं वापस अस्पताल के अंदर गया। मैंने अपनी शर्म छोड़ी और हर डॉक्टर, हर नर्स के आगे हाथ फैलाया। मैंने कहा, मेरी तनख्वाह आप रख लीजिए, अगले महीने काट लीजिएगा, लेकिन उस औरत की मदद कीजिए। मेरी इस पागलपन और दया को देखकर अस्पताल का स्टाफ भी हैरान रह गया। सबने मिलकर चंदा किया और उस औरत के बेटे का ऑपरेशन शुरू हो गया। मैं खाली हाथ घर लौटा, मेरे कंधे झुके हुए थे। माँ ने दरवाजा खोला और मेरे चेहरे को देखकर ही समझ गई। उन्होंने पूछा, क्या हुआ बेटा, तू आज तनख्वाह लाने वाला था ना, उदास क्यों है? मैंने माँ की गोद में सिर रखकर सब कुछ सच सच बता दिया। मुझे लगा माँ गुस्सा करेगी, कहेगी कि हम खुद दाने दाने को मोहताज हैं और तू दानी बन रहा है, लेकिन मेरी माँ ने मेरा माथा चूमा और उनकी आंखों में गर्व के आंसू आ गए। वो बोली, मेरे शेर, आज तूने साबित कर दिया कि मेरी परवरिश में कोई कमी नहीं थी। पैसा तो हाथ का मैल है, आता जाता रहता है, लेकिन किसी की जान बचाना सबसे बड़ा पुण्य है। आज भले ही हम भूखे सोएंगे, लेकिन उस माँ की दुआएं हमारा पेट भर देंगी। उस रात हमने सिर्फ पानी पीकर गुजारा किया, लेकिन मेरे मन में एक अजीब सा सुकून था। अगली सुबह मैं और माँ उदास बैठे थे, घर में एक दाना नहीं था। तभी हमारे दरवाजे पर एक बहुत महंगी काली रंग की गाड़ी आकर रुकी। उसमें से 2 कोट पैंट पहने हुए आदमी उतरे। उनकी आंखों पर काला चश्मा था। हम घबरा गए, हमें लगा कि शायद मकान खाली करवाने कोई आया है या पुलिस का कोई चक्कर है। वे लोग मेरे पास आए और एक बड़ा सा लिफाफा और एक चाबी मेरे हाथ में थमा दी। मैं डरते हुए बोला, साहब आप कौन है और ये क्या है? मैंने तो कुछ नहीं किया।
उनमें से एक आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर रमेश, ये आपके लिए एक सरप्राइज है, इसे पढ़िए, आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। उसके अंदर एक पत्र था। मैंने पढ़ना शुरू किया। प्रिय रमेश, मेरा नाम सेठ रोहित मेहरा है। मैं शहर के सबसे बड़े 5 स्टार रॉयल हेरिटेज होटल और रेस्टोरेंट चैन का मालिक हूँ। कल शाम मैं उसी अस्पताल में अपना चेकअप करवाने आया था। मैंने देखा कि कैसे तुमने एक मामूली सफाई कर्मचारी होते हुए अपनी पूरी महीने की तनख्वाह एक अनजान औरत को दे दी। तुम्हारे पास खुद कुछ नहीं था, फिर भी तुमने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। बेटा, आज से 20 साल पहले मेरे साथ भी यही हुआ था। मुझे कैंसर हुआ था और मेरे 4 बेटों ने मुझे जायदाद के लालच में घर से लिया था। मैं सड़क पर था, तब एक अनजान आदमी ने मेरी मदद की थी और उसी मदद से मैंने यह साम्राज्य खड़ा किया। लेकिन आज मैं फिर से अकेला हूँ। मेरे बेटे सिर्फ मेरी मौत का इंतजार कर रहे हैं ताकि वो मेरी दौलत बांट सके। मैं अपनी जिंदगी भर की कमाई उन नालायक बेटों को नहीं देना चाहता था। मैं एक ऐसा वारिस ढूंढ रहा था जिसमें इंसानियत हो, जो पैसों से ज्यादा इंसानों की कदर करे। कल मैंने तुम्हें देख लिया, मुझे मेरा वारिस मिल गया। यह चाबी मेरे सबसे बड़े रेस्टोरेंट की है और साथ ही एक प्रस्ताव है। मेरी इकलौती बेटी प्रीति के लिए मैं तुम्हारे जैसा ही पति चाहता हूँ। अगर तुम्हें मंजूर हो तो आज शाम मुझसे मिलो। यह रेस्टोरेंट और मेरी बेटी की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। पत्र पढ़कर मेरे हाथ से कागज छूट गया। माँ और मैं दोनों की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। हमें विश्वास नहीं हो रहा था, यह सपना था या हकीकत। कल मैंने 10,000 रुपए का त्याग किया था और आज भगवान ने मुझे करोड़ों की जायदाद दे दी थी। माँ ने आसमान की तरफ हाथ जोड़कर भगवान का शुक्रिया अदा किया। मैं उस पते पर पहुंचा। सेठ रोहित मेहरा ने मुझे गले लगा लिया। उन्होंने मुझे अपनी बेटी प्रीति से मिलवाया, जो न सिर्फ बहुत सुंदर थी बल्कि बहुत संस्कारी भी थी। उसने मेरी माँ के पैर छुए और उसी पल मेरी माँ ने उसे अपनी बहू मान लिया। मेरी शादी प्रीति से हो गई और जैसा कि सेठ जी ने वादा किया था, उन्होंने अपने सबसे बड़े आलीशान होटल का मालिकाना हक मेरे नाम कर दिया। अब आता है कहानी का सबसे बड़ा पड़ाव, न्याय का समय। होटल का नया मालिक बनने के बाद पहले दिन मैं अपनी महंगी गाड़ी से होटल पहुंचा। मैंने सूट बूट पहना हुआ था। गार्ड्स ने मुझे सैल्यूट किया। मैं सीधा कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ बढ़ा, जहां सारे मैनेजर मेरी मीटिंग का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही मैं मीटिंग रूम में दाखिल हुआ, वहां सन्नाटा छा गया। और जानते हैं वहां सबसे आगे कौन खड़ा था? मेरे बड़े भाई विपुल। जी हाँ दोस्तों, मेरे बड़े भाई उसी होटल में जनरल मैनेजर की नौकरी करते थे। जब उन्होंने मुझे बॉस की कुर्सी पर बैठते देखा तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उनका शरीर कांपने लगा। उनकी आंखों में ऐसा खौफ था जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। वो हकलाते हुए बोले, रमेश, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने उनकी आंखों में आंखें डालकर भारी आवाज में कहा, मिस्टर विपुल, अपने बॉस से बात करने का यह तरीका है? मैं रमेश नहीं, इस होटल का नया मालिक सर रमेश हूँ। भाई के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो पसीने से लथपथ हो गया। उन्हें वो मंजर याद आ गया जब उन्होंने मुझे और माँ को धक्के मारकर निकाला था। उन्हें लगा कि आज मैं बदला लूंगा, उन्हें नौकरी से निकाल फेंकूंगा और सड़क पर ला खड़ा करूंगा। वो मेरे पास आए और गिड़गिड़ाने लगे, रमेश सर, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मेरी नौकरी मत छीनना, मेरे बच्चों का क्या होगा? पूरा स्टाफ यह तमाशा देख रहा था। मेरे पास मौका था, मैं चाहता तो उसे उसी वक्त धक्के मारकर निकलवा सकता था, जैसे उन्होंने मेरी माँ को निकाला था। मेरा अहंकार कह रहा था कि बदला ले ले, लेकिन तभी मुझे मेरी माँ की सीख याद आ गई। मैंने गहरी सांस ली और कहा, विपुल जी, मैं आपको नौकरी से नहीं निकालूंगा, क्योंकि अगर मैंने भी वही किया जो आपने किया तो आप में और मुझ में क्या फ़र्क रह जाएगा? आपकी सज़ा यही है कि आप रोज़ मुझे अपने छोटे भाई को इस कुर्सी पर बैठा देखेंगे और हर पल अपने किए पर पछताएंगे। जाइए, अपना काम कीजिए। भाई शर्मिंदगी से गड़ गए। वो नजरें झुकाकर वहां से चले गए। उस दिन मैंने सिर्फ दौलत नहीं कमाई थी, मैंने अपने संस्कारों की जीत हासिल की थी। आज मैं, मेरी पत्नी प्रीति और मेरी माँ एक खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। भाई और भाभी अपनी ही नजरों में गिर चुके हैं।